दोस्तों नमस्कार। ईरान युद्ध दुनिया में चर्चा का विषय है और इस युद्ध में सबसे बड़ी घटना है वहां के जो सबसे बड़े नेता थे अली खamenei की मौत। जिस तरह से ये मौत हुई, जिस टाइम पे हुई और जिस जगह पे हुई, ये अपने आप में एक चौंकाने वाला विषय है। और ये अकेली मौत नहीं थी, इनके साथ 40 बड़े अधिकारी और मारे गए। इसीलिए दोस्तों, पूरी घटना में अभी तक जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो यही है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जिसकी तलाश में इजराइल इतने साल से था और ईरान ने इतने सारे प्रिकॉशंस लिए हुए थे। अचानक इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व ही खत्म हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले कई सालों में कई लड़ाइयां हुई, लेकिन किसी भी सिटिंग लीडर को, जो अपने राज्य या देश का सबसे बड़ा नेता है और जो सत्ता में है, उसकी मौत इस तरह हुई हो। इसका मतलब यह है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट घटना है और आज हम इसी की चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे यह पता लगता है कि ईरान के अंदर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने खamenei को खत्म करने के लिए, और वो खamenei के सर्कल में ही होगा, जो उनका करीबी होगा, जिसने इजराइल को ये टिप ऑफ दिया और फिर ये घटनाक्रम हुआ। कुछ जो इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हमारे सामने हैं वो मैं आपके सामने लाऊंगा और आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप इन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, सेंसिटिव डेवलपमेंट है, इसको ध्यान से देखते हैं। इसीलिए निवेदन है, वीडियो अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि हेडलाइन से परे जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उनके पीछे की कहानी, उनका साइंटिफिक एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस हम करने का प्रयास करते हैं ताकि हम जो पूरा घटनाक्रम है उसकी गहराई तक जा सकें और अपनी बात को एक दूसरे को ढंग से समझा सकें। दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? खamenei की मौत का समय और जगह का रहस्य क्या है? यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी इजराइल की और ईरान के बीच में पिछले साल, तब भी इजराइल ने बहुत कोशिश की थी खamenei को निशाना बनाने की, लेकिन वो बना नहीं पाए थे। इसका मतलब यह है कि खुफिया जानकारी उनके पास नहीं थी। इस बार क्या हुआ, इसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है उसको समझना होगा कि तेल अवीव और ईरान के बीच में करीब 100 माइल, आप ये कह सकते हैं 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि अचानक कोई गुफा में से निकला, फायरिंग की और भाग गया, ऐसा नहीं है। ये घटना अगर टाइम फिक्स है तो इसका मतलब यह है कि उस खास टाइम पे और खास जगह पे पहुंचने के लिए इजराइल को कम से कम 2 से 2.5 घंटे का टाइम चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर टाइम तय किया गया था तो कार्रवाई 3 घंटे पहले शुरू हुई होगी, और इतनी सटीक कार्रवाई थी कि यह पता था कि खamenei कितने बजे और कितने मिनट पे कहां होंगे। इसका मतलब यह है कि जिसने भी यह जानकारी दी उसके पास पूरा शेड्यूल होगा कि कितने बजे वो कहां से निकलेंगे, कहां जाएंगे, कैसे बैठेंगे, किन से मिलेंगे। यह पूरा एजेंडा उसके पास होगा और इसको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए उसके बाद जब उनकी हत्या हुई तो ट्रंप का जो ट्वीट आया उसको जरा हम ध्यान से पढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपने जो सोशल मीडिया अनाउंस में कहा कि खamenei was unable to avoid our intelligence and highly sophisticated tracking systems and working closely with Israel. There was not a thing he or other leaders that have been killed along with him could do. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहां पे बात आ रही है सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम्स की। अली खamenei या बाकी जो लीडर्स जब मीटिंग में जाते थे वो मोबाइल तो लेके जाते नहीं थे, क्योंकि पिछली बार जब इजराइल को यह पता लगा था कि बंकर्स में और अंडरग्राउंड जगह पे सीनियर लीडर्स की मीटिंग हो रही है, तो यह पता लगा कि लीडर्स के पास तो मोबाइल नहीं है, लेकिन जो उनके बॉडीगार्ड्स थे उनके पास मोबाइल थे। और इस बात को लेकर भी वहां पे काफी, जिसे ये कह सकते हैं, खamenei नाराज थे कि आपके बॉडीगार्ड्स विद मोबाइल अंदर कैसे आ गए, क्योंकि उनको पता है कि मोबाइल की ट्रैकिंग होती है और आपको पता है कि किस लीडर के साथ कौन सा बॉडीगार्ड रहता है। इसका मतलब आप आसानी से ट्रैक कर सकते हो
कि कौन सा लीडर इस समय कहां है। इसको लेकर भी ईरान इतना सचेत था। तो ट्रंप का ये कहना कि हमारा जो सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम था ये मोबाइल ओरिएंटेड तो नहीं होगा, इसका मतलब उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके पास मोबाइल था और उसने ये सिग्नल भेजा, और ये सिग्नल इंटेलिजेंस एक्टिविटी का हिस्सा था। इसका मतलब खमेनेई के क्लोज ग्रुप में उस समय किस किस के पास मोबाइल थे ये समझना जरूरी होगा। इसके अलावा ही वांट दैट हेवी एंड पिन पॉइंट बॉम्बिंग वुड कंटिन्यू अनइंटरप्टेड थ्रू आउट द वीक एज लॉन्ग एज नेसेसरी। हेवी एंड पिन पॉइंट बॉम्बिंग, इसका मतलब आपको उसके जीबीएस कोऑर्डिनेट क्लियर थे। साथ में इजराइल ने यह कहा कि जो 40 ईरानी जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो भी मारे गए। वो सारे एक जगह नहीं थे, 1 मिनट के फासले पे एक और मीटिंग हो रही थी जहां पे ये बड़े अधिकारी थे, जो वहां की डिफेंस काउंसिल के ऑफिस था, वहां पे बड़े अधिकारी बैठ के तैयारी कर रहे थे कि अगर आक्रमण होता है तो क्या करना है, और ये तय किया गया था। और दूसरी तरफ खमेनेई जो नेगोशिएशन चल रहा था उसका भी अपडेट लेना चाह रहे थे कि किस तरह से कहां डेवलपमेंट हो रही है। 2 मीटिंगें एक ही समय के आसपास एक ही शहर में हुई और 1 मिनट के अंतराल में बम्बार्डमेंट हुए, और दोनों मीटिंग्स में जितने अधिकारी थे सब मारे गए। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इतना कॉन्फिडेंस था इजराइल को कि उन्होंने एक ही जगह पे 30 बम गिराए, और ये उनका घर था खमेनेई का। आप कोई रैंडम बॉम्बिंग नहीं हुई, इस बात को आप समझिए। नंबर ऑफ बॉम्ब से ये पता लगता है कि वो इतने श्योर थे कि इतने बजे खमेनेई और उनका ग्रुप वहां होगा, कोई बचना नहीं चाहिए, इसलिए इतनी बमबारी करो कि कुछ भी ना बचे वहां। तो 30 बॉम्ब गिराए गए। इसका मतलब यह है कि जानकारी इतनी सटीक थी, टाइम इतना सही एडवांस में पता था, जगह इतनी एडवांस में पता थी, और यह भी उनको पता था कि ये जो जगह है अभी आखिरी टाइम पे बदली नहीं जाएगी, इसीलिए पूरी तैयारी इजराइल ने की। अब इसकी जानकारी किसने दी? और इंपॉर्टेंट बात, खमेनेई जितनी मीटिंग करते थे वो बंकरों में होती थी, लेकिन ये एक मीटिंग थी जो अबव द ग्राउंड थी, मतलब जो बंकर में नहीं थी, जो तहखाने में नहीं थी। ये कैसे पता कि ये मीटिंग तहखाने के बाहर होगी? इजराइल को ये कैसे पता? इसका मतलब किसी ने तो उनको बताया है कि कौन सी जगह पे ये मीटिंग होने वाली है और कहां पे खमेनेई और पूरा ग्रुप इजी टारगेट बन सकता है। यह समझना बहुत जरूरी है। और लेसन तो यही था, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सेलफोन के कारण प्रॉब्लम्स हुई थी और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे सावधानियां बरती। दूसरी तरफ जो कंट्री का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफिस था, वहां एक मीटिंग और चल रही थी जिसका मैंने कहा कि 40 अधिकारी वहां पे मारे गए। अब अगर आप ये देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इवन द सुप्रीम लीडर खमेनेई प्रिज्यूम टू हैव बीन मूविंग फ्रॉम वन सीक्रेट अंडरग्राउंड हाईवे टू अनदर। हाईवे, वो हमेशा ऐसी जगह रहते थे जहां पे सीधा बॉम्ब अटैक ना हो, मिसाइल अटैक ना हो। यह हमेशा उनका रूटीन रहा। इस खास मीटिंग के लिए वो बाहर आए थे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब सारी मीटिंगें हाइडआउट्स में होती थी, इस मीटिंग को बाहर किसने तय किया? क्योंकि जिसने भी ये मीटिंग तय की होगी उसको ये पूरा भरोसा होगा कि खमेनेई उसकी बात को नहीं टालेंगे, पहली बात। दूसरा, उनको यह भी पता था कि अगर खमेनेई को बुलाया जाएगा, खमेनेई किसी को बुलाएंगे तो वो व्यक्ति मना भी नहीं करेगा, तो जो टॉप लीडरशिप थी उसको भी वहां बुलाया गया। और ये अबव द ग्राउंड मीटिंग थी, क्योंकि बाहर से वो चल के तो आए नहीं होंगे, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को तो पता लगा होगा कि ये आ रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, इजराइल और ईरान जहां ये बॉम्बिंग हुई उसके बीच में 2 से 2.5 घंटे का डिस्टेंस है। अब सवाल इस बात का है कि अगर वो मीटिंग के लिए आए भी होंगे अपने घर से या किसी बंकर से यहां पे, तो आने में तो 10-15 मिनट लगे होंगे मैक्सिमम, क्योंकि तो ग्रीन कॉरिडोर, सिक्योरिटी सब कुछ होगी। 15 मिनट में अगर इजराइल को यह खबर दी गई होती कि साहब खमेनेई साहब यहां बाहर बैठे हैं, आप अटैक कर सकते हैं, तो उसमें हवाई जहाज या मिसाइल को आने में 2 घंटे का टाइम लगता। तो हो सकता है
कि ये मैसेज वहां तक पहुंचे, तैयारी हो और आके अटैक हो, तो ये संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी ने ये मीटिंग पहले प्लान की कि ये मीटिंग ऐसी जगह होगी जहां इजी सी बॉम्ब गिराए जा सकते हैं। वो मीटिंग तय की गई होगी और ये भी इंश्योर किया गया होगा कि ये मीटिंग की लोकेशन और टाइम ना बदले। इसका मतलब ये कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होगा, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आ रही है, अगर आप देखें कि कहां बॉम्बिंग हुआ, ये उनका कंपाउंड है, ये पूरा का पूरा तबाह हुआ, बाकी कुछ नहीं बिगड़ा। इजराइल ने जो अटैक किया वो इसी कंपाउंड पे किया, ये खमेनी का अपना घर था। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एग्जैक्टली उनको ये पता था कि 9:40 पर सैटरडे को खमेनी साहब यहां होंगे, हम बॉम्बिंग कर सकते हैं। 9:40। अगर हो सकता है कि 9 बजे का होता तो शायद खमेनी वहां नहीं थे, या अगर लेट होता, मीटिंग के बाद अगर अटैक किया जाता तो शायद वहां पे बाकी लोग भी नहीं होते और खमेनी भी नहीं होते। एग्जैक्ट टाइम 9:40 सैटरडे का, और वो भी दिन में। जब इस तरह के आक्रमण होते हैं जनरली रात को होते हैं। आपने देखा होगा जब भी बॉम्बिंग शुरू होती है वो रात को होती है, क्योंकि दिन में तो आसानी से आप डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। सवाल इस बात का है कि ये टाइमिंग किस तरह से हुआ। और खबर तो ये आ रही है कि इजराइल रात को अटैक करना चाह रहा था, लेकिन जब खबर ये मिली कि खमेनी साहब सुबह मीटिंग लेंगे, तो उन्होंने अपना जो पूरा मिशन था उसको प्रीपोन किया और टाइम पे कार्रवाई करी। ये बात यहीं तक नहीं रुकी। एक इंटरेस्टिंग और जो एलिमेंट सामने आ रहा है कि जब इजराइल से हथियारों को लेकर फाइटर्स ने टेक ऑफ किया, चाइना ने अपने सैटेलाइट्स के माध्यम से वो इजराइल की मॉनिटरिंग कर रहे थे और ईरान को लगातार फीड दे रहे थे। जब उन्होंने ये खबर ईरान को दी कि इजराइल से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर चुके हैं, फाइटर्स टेक ऑफ कर गए हैं और ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, आप लोग सावधान हो जाइए, ये खबर भी खमेनी और सीनियर ऑफिसर्स तक नहीं पहुंचाई गई, ताकि उनको ये अंदेशा ही ना हो कि शायद खतरा है और वो लोकेशन और जगह बदल लें। इसका मतलब यह है कि चीन ने जिनको अपनी जानकारी दी, वो पूरा सिस्टम भी कहीं इजराइल की तरफ से उसमें मिला हुआ तो नहीं था। इस बात को समझना होगा। तो पहले मीटिंग तय करना और चीन के द्वारा दी गई खुफिया जानकारी को सही लोगों तक नहीं पहुंचाना ताकि प्रिकॉशंस लिया जा सके, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कम्युनिकेशन भी किसने ब्लॉक की, ये गंभीर मुद्दा है। और इससे भारत को क्या सीख मिलती है, अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्कशन को एक्स्ट्रापोलेट करें, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं तो ये कहां होनी चाहिए। अगर हम ये कहें कि हिंदुस्तान में हमारे पास बहुत सारे मीटिंग एरियाज हैं जहां पे प्राइम मिनिस्टर जाके मीटिंग करते हैं, या डिफेंस मिनिस्टर या आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग करते हैं, क्या ये मीटिंग्स नॉन लोकेशन में होनी चाहिए या अननोन, इवन ऑन डेली बेसिस? क्योंकि आपको नहीं पता कल को पाकिस्तान की नीयत क्या है, चाइना की नीयत क्या है। और जब आप कोई ऐसा वॉर रूम क्रिएट करेंगे तो आपके पास वो वहां पे सारे संसाधन होंगे, लेकिन क्या ये चीजें प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए? क्या वॉर रूम की लोकेशन चाइना के पास या पाकिस्तान के पास नहीं होगी? क्या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारत के बड़े बड़े अधिकारी कहां कहां पे मीटिंग करते हैं, क्या ये उनको पता नहीं होगा? इसको समझना होगा। हालांकि आप बहुत चीजें नहीं छुपा पाएंगे, लेकिन उनके आसपास इस तरह के सेफगार्ड की अगर बंकर बस्टर बम भी इस्तेमाल हो तो घटनाक्रम ऐसा ना हो कि देश का नुकसान हो जाए। इस पे सरकार को सोचना होगा। दूसरा, अगर हमारे यहां पे भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो चीन को या पाकिस्तान को या अमेरिका को भारत की खुफिया जानकारी दे रहा है, उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए? क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि मोल को डिटेक्ट करने में कई सालों लग जाते। इस पे भी भारत को अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को सोचना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 40 अधिकारी क्यों मरे? क्योंकि वो एक ही कमरे में बैठ के मीटिंग कर रहे थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए अगर 50 अधिकारियों को बुलाना है तो 50 अधिकारी 2-2, 3-3 करके 10-15 लोकेशन पे बैठे
ताकि अगर एक जगह पे अटैक हो तो बाकी जगह लोग बच जाएं। दुनिया में प्राइवेट सेक्टर में एक रूल है दोस्तों, अगर आप प्राइवेट कंपनी के मालिक हैं तो ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि वो फैमिली कंपनी भी है तो परिवार के सभी लोग एक साथ कभी ट्रैवल नहीं करें, क्योंकि अगर कभी प्लेन क्रैश हुआ या कोई एक्सीडेंट हुआ, कहीं कोई ऐसा जान पे खतरा आया, तो कोई ना कोई तो परिवार का व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो बच जाए और व्यापार को और बिजनेस को संभाले। जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, वहां पे भी ये गाइडलाइंस हैं कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो एक साथ ट्रैवल नहीं करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा एक ही मीटिंग होती है, जो बड़े अधिकारी हैं वो अलग अलग फ्लाइट लेके उसी डेस्टिनेशन में जाते हैं। अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है मीटिंग में तो एक फ्लाइट में लोग नहीं होंगे, एक सुबह जाएगा, एक दोपहर को जाएगा। अगर सेम टाइम पे भी फ्लाइट है तो अलग अलग फ्लाइट्स लेके लोग जाते हैं, सेम फ्लाइट में नहीं जाते। ये भी कॉर्पोरेट के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। तो इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक मीटिंग में जहां बड़े अधिकारी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, एक साथ लोगों का बैठना क्या जरूरी है? क्या सबको फिजिकली शक्ल दिखाना जरूरी है? क्या वीडियो पे काम नहीं हो सकता? एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं हो सकता? इसको भी सरकार को सोचना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं और उनका नाम देते हैं, ये प्रधानमंत्री आवास, ये डिफेंस हेडक्वार्टर, ये एयरफोर्स का हेडक्वार्टर, या नेवी का हेडक्वार्टर, ये कमांड सेंटर, ये तो दुश्मन को सब पता है। और अगर उन्होंने टारगेट किया, और अब तो ड्रोन का जमाना है, और अगर ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स अगर ऑलरेडी टारगेटेड है, तो यहां पे बैठ के, यहां पे इन्वेस्ट करके खर्चा करना कम्युनिकेशंस पे, टेक्नोलॉजी पे, अधिकारियों पे, क्या ये उचित है? या हमें इन सब बड़ी बिल्डिंगों का नाम हटा देना चाहिए, एनोनिमस बिल्डिंग रखनी चाहिए और ये लोकेशन बदलती रहनी चाहिए? क्योंकि किस तरह से हम इंटरनल क्लाउड सिस्टम को और टेक्नोलॉजी को यूज करें कि अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग जगह बैठ के भी काम होता रहे, काम सफर ना करे, एक परमानेंट एड्रेस पे हमेशा वही मीटिंग हो, क्या ये जरूरी है? क्योंकि यही गलती ईरान ने करी और उनका जो शीर्ष नेतृत्व था, चाहे वो फौज का था या पॉलिटिकल था, वो खत्म हो गया। इसको समझना और इस पूरे घटनाक्रम को जानना बहुत जरूरी है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? खमेनेई की मौत के पीछे मुझे तो लगता है कि कोई उनके इंटरनल क्लोज सर्कल में किसी ने गद्दारी करी, लेकिन यह घटनाक्रम अपने देश में ना हो, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, इस बात को समझना जरूरी है। इसीलिए यह चर्चा का विषय इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब भी करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।